नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के गया जिले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस रैली में आरजेडी के दो विधायकों, नवादा से विधायक बेबा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आए। बेबा देवी जो नवादा से विधायक हैं और पूर्व आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी हैं, मंच पर थी। हाल ही में अपने पति के पॉक्सो मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी होने के बाद बेबा देवी चर्चा में हैं। वहीं प्रकाश वीर जो राजौली से दूसरी बार विधायक हैं, वो भी पार्टी के नेतृत्व विशेषकर तेजस्वी यादव के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। इस घटना ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल की अटकलों को हवा दे दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को बिहार की वोटर लिस्ट के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस फैसले से चुनाव आयोग पूरी तरह उजागर और बदनाम हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि लोकतंत्र चुनाव आयोग के घातक हमले से बच गया है। जयराम रमेश ने कहा कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग के उस निर्णय को रद्द कर दिया था जिसमें उसने हटाए गए वोटर्स की सूची साझा करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि हटाए गए वोटर्स की सूची कारणों सहित प्रकाशित की जाए। 14 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनके लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। आज अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है जिसे चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय तय किए हैं जिनमें राजनीतिक दलों की भागीदारी को भी शामिल किया गया है। अब तक चुनाव आयोग का रवैया बाधा उत्पन्न करने वाला है और वोटर्स के हितों के विपरीत रहा है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये हमें एक ऐसा अधिकार प्रदान करता है जिसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता। आज चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो गया है। इसके G2 कठपुतली संचालक निर्णायक रूप से पराजित हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संसद में पेश किए गए उस संविधान संशोधन विधेयक पर भी बात की जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सिर्फ 50 घंटे के लिए भी जेल जाता है तो उसकी नौकरी अपने आप चली जाती है, चाहे वो ड्राइवर हो, क्लर्क हो या चपरासी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहते हुए सरकार में बने रह सकते हैं क्या? पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें इस बिल से डर है वो सोचते हैं कि अगर वो जेल गए तो उनकी सारी सपने टूट जाएंगे, इसलिए वो दिन भर रात मोदी को गालियां देते रहते हैं। वो इतने बौखलाए हुए हैं कि जनता के हित में बने कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब भ्रष्ट लोग जेल भी जाएंगे और उनकी कुर्सी भी जाएगी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेता बलराम पाटिल ने पनवेल विधानसभा सीट में बड़े पैमाने पर वोटर डुप्लीकेशन का खुलासा किया है। उनके अनुसार पनवेल में अकेले 25,855 नाम कई बार वोटर लिस्ट में दर्ज थे, जबकि पड़ोसी क्षेत्रों में भी हजारों नाम दोहराए गए। चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाटिल की जांच में अब तक 11,628 वोटर ने एक से ज्यादा बार वोट किया। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री अधिकारियों को सबूत भी भेजे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। पाटिल ने वीवीपैट मशीनों की जांच भी की, लेकिन मशीनों में चुनाव के डेटा नहीं थे। इस खुलासे से पनवेल विधानसभा चुनाव में संभावित चुनावी धांधली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। जनता और विपक्ष अब जवाब की मांग कर रहे हैं। बता दें, पनवेल विधानसभा क्षेत्र में दो मुख्य उम्मीदवार थे। भाजपा के प्रशांत ठाकुर जो कि महायुति से थे और किसान एवं श्रमिक पार्टी के उम्मीदवार बलराम पाटिल जो कि महाविकास अघाड़ी से थे। लोकसभा के चौंकाने वाले नतीजों के बाद रायगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर मतदाता दोहराव की अफवाहें फैल रही थी। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले पाटिल ने अपने और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी या दोहरे मतदाताओं की संभावनाओं की जांच करने का फैसला किया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद वोट चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की पनवेल विधानसभा सीट में फर्जी वोटिंग का सबूत मिला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पनवेल विधानसभा से वोट चोरी की चौंकाने वाली कहानी सामने आई। महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार बालाराम पाटिल का दावा है कि
85,000 से ज्यादा वोटर डुप्लीकेट मिले। पनवेल में ही 25,000 से ज्यादा नाम बार बार वोटर लिस्ट में दर्ज थे। हैरानी की बात यह कि कई लोगों के पास दो वोटर कार्ड और वो भी अलग अलग बूथों पर वोट डालने के लिए। पाटिल ने हाईकोर्ट तक दस्तक दी, लेकिन चुनाव से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब वोटिंग हुई तो नतीजा साफ था। फर्जी वोटिंग का खेल जमकर हुआ। जांच में 490 बूथों पर अब तक 11,600 से ज्यादा डुप्लीकेट वोट पकड़े गए हैं। उदाहरण भी सामने आए हैं। एक ही नाम, एक ही पिता का नाम, वही घर का पता, लेकिन वोटर कार्ड 2-2, 3-3। सुप्रसिनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने समस्या का हल ढूंढ लिया है। वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है और इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिहार एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक तरह से राजनीतिक दलों को फटकार लगाई। इसने पूछा कि एसआईआर के तहत वोटर्स को फॉर्म भरने के दौरान राजनीतिक दलों के बीएलए क्या कर रहे थे। अदालत ने पूछा ये बीएलए मतदाताओं की मदद करने के बजाय निष्क्रिय क्यों पड़े रहे। अदालत ने हटाए गए 65 लाख लोगों के नामों को फिर से जोड़ने में मदद करने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हटाए गए वोटर्स के नामों के सुधार के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर हैरत जताई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी नोट किया कि बिहार एसआईआर में 85,000 नए वोटर्स सामने आए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दावा फॉर्म आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ जमा किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा हम हटाए गए वोटर्स के दावों को आधार कार्ड या अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ बिहार एसआईआर के लिए ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्य दस्तावेज स्वीकारने का यह निर्देश तब दिया है जब विपक्ष ने दावा किया है कि एसआईआर अभ्यास लाखों वोटर्स को वंचित करेगा। विपक्ष ने आधार को मान्य दस्तावेज नहीं मानने के लिए भी चुनाव आयोग की आलोचना की। अब इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को होगी। बिहार यात्रा में राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी वोट चोर कह दिया है और जनता से भी कहलवाया। राहुल गांधी ने कहा कि अंत में सबको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी, इसके बाद जनता कहती है वोट चोर है। कई बार कहने के बाद अंत में राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर। सुप्रीम कोर्ट ने आज द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और कंसल्टिंग एडिटर करण थापर को असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। यह एफआईआर सेक्शन 152 बीएनएस के तहत मोरीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस साल के विजयादशमी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को नागपुर में होगा। संघ के नागपुर प्रमुख राजेश लोया ने बताया कि इस बार का विजयादशमी समारोह खास होगा क्योंकि आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। यह आयोजन सुबह 7:40 पर नागपुर के रेशमबाग मैदान में होगा। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत परंपरा के अनुसार श्रोताओं को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने आदेश में बदलाव किया। अब दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को पहले की तरह पूरी तरह शेल्टर में रखने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को डीवॉर्म और वैक्सीनेट करने के बाद उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो कुत्ते आक्रामक हों या जिनमें रेबीज हो उन्हें सार्वजनिक जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में समान नीति बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया। ट्रंप के टैरिफ की आलोचना करने के बाद शुक्रवार को एफबीआई ने जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई ने छापा मारा। जॉन बोल्टन ने ट्रंप के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं और कई बार टैरिफ को लेकर अमेरिकी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बता दें, उन्होंने ट्रंप के भारत पर टैरिफ की भी आलोचना की थी। बोल्टन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया लेकिन चीन पर नहीं, यही कारण हो सकता है कि भारत रूस चीन के और करीब हो गया है। ट्रंप प्रशासन का ये ध्यान न देना एक अनजाने में हुई गलती है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा कि ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते को संभालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें संबंधों को होने वाले नुकसान पर ध्यान देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भारत के साथ रिश्ते जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है। यह कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा और इस तरह के गेम उपलब्ध कराने वालों को 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है।
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एएफपी को दी है। पुलिस के मुताबिक विक्रमसिंघे को कोलंबो में अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी का मामला सितंबर 2023 से जुड़ा है। उस समय विक्रमसिंघे लंदन गए थे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के ग्रेजुएशन समारोह में हिस्सा लिया था। अधिकारियों का आरोप है कि ये दौरा कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन खर्च सरकार के पैसों से किया गया। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने बंधकों की रिहाई और इजराइल को स्वीकार्य शर्तों पर गजा युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता शुरू करने का आदेश दिया है। गुरुवार रात नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद गजा शहर के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले की योजना को मंजूरी दी। हमास पहले ही 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जता चुका था, जिसमें आधे बंधकों की रिहाई शामिल थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसे नामंजूर कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी युद्ध में अब तक गजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि उसके 50 बंधकों में से केवल 20 जिंदा हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 8 मामलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक इन 8 मामलों में जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.